जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे अपना इकोनॉमिक्स 12th का सेकंड चैप्टर, बुक थी इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोगों ने जो हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसी था बेटा वो लास्ट क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा बेटा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो बात कर रहे थे बेटा आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में कि कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसी मेकर्स ने अडॉप्ट किया, और उस पॉलिसी में बेटा पब्लिक सेक्टर ज्यादा रोल प्ले करेगा या फिर प्राइवेट सेक्टर। तो ये सारी चीजें आपको आज की क्लास के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फ्रॉम 1950 टू 1990। तो हम सबको पता है बेटा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस था इंडिया में वो ना के बराबर था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमेशा से ही एक एम रहा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल बेस के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट रहे ब्रिटेन पे या फिर दूसरे देशों पर। तो इसे उन्होंने कभी भी फोकस नहीं किया हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल बेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेयरली कॉटन और जूट इन्हीं की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश थी। बट ये बात हम लोगों को भी पता था कि बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के कोई भी इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं कर सकती। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि हम लोग एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे कि हमारी इकोनॉमी में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है बेटा इट इज मोर स्टेबल देन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है बेटा, एक साल में कुछ महीने जो फार्मर्स है हमेशा वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा नहीं होता। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग मजबूरी में जा रहे थे क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट मोर ऑन जीडीपी, और व्हेन द there will be development of industrial sector, economy will also be developed। ये एक इंडिकेशंस भी होता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट होने का बेटा। जैसे जैसे कोई इकोनॉमी डेवलप करती है तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर होता है ज्यादा और एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर हो जाता है कम। तो ये बहुत जरूरी था कि हम लोग बेटा अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करें। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थी कि भाई जो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, आइदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो हमारी जो पॉलिसी बनी बेटा, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने पूरा रिलाय किया पब्लिक सेक्टर के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो उसके रीजन क्या है देखिए। सबसे पहले रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसा क्यों हुआ कि भाई पब्लिक सेक्टर को ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा। पहला था बेटा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ बेटा उस टाइम हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था बेटा उसमें केवल ले दे के दो बड़े नाम थे, एक था टाटा और दूसरा था बिरला। बट जितना इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में चाहिए था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, सफिशिएंट कैपिटल नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस टाइम पब्लिक सेक्टर हैव टू प्ले द डोमिनेटिंग रोल। क्लियर? तो बेटा देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब हम सबको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर काम करता है बेटा वो केवल लाभ के लिए काम करता है।
ठीक है, उसकी जो मेन मोटिवेशंस होती है कहीं भी इन्वेस्ट करने की, जो मेन इंसेंटिव होता है बेटा वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी? हमारी इकोनॉमी थी बेटा बैकवर्ड, हमारी इकोनॉमी थी बेटा अंडर डेवलप्ड, जिसमें कि मार्केट का साइज बहुत छोटा था। मार्केट का साइज छोटा होने का मतलब क्या है बेटा? वहां पर जो है इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बहुत कम थी, और जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड ही नहीं है तो बेटा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करके लाभ कैसे कमाएगा? यानी प्राइवेट सेक्टर के पास कोई प्रेरणा नहीं थी, कोई मोटिवेशन नहीं थी कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में उस टाइम पर बाजार का साइज जो है बहुत छोटा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था बेटा कि प्राइवेट सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, और इसी वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को इनवाइट करना पड़ा टू प्ले द डोमिनेटिंग रोल। क्लियर? अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तीसरा है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सामाजिक कल्याण, मतलब इक्विटी विद ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ हो साथ में उसका बेनिफिट समाज के सभी लोगों को भी पहुंचे। आप सभी को पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा वो कभी समाज कल्याण के लिए काम नहीं करेगा, वो काम करता है केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, जबकि गवर्नमेंट का मेन एम क्या था? सोशल वेलफेयर। खासकर बेटा उस टाइम पर जब हमारी इकोनॉमी बहुत अंडर डेवलप्ड थी, बैकवर्ड थी, तो उस टाइम पर हम अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के हैंडओवर नहीं कर सकते थे फॉर द डेवलपमेंट। तो ये भी एक रीजन था कि हमारी गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा रिलाय करना पड़ा, एंड पब्लिक सेक्टर हैव टू प्ले द मेन रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम लोग बात करेंगे अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956 के बारे में, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीआर 1956 भी कहते हैं। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें एक नई पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना चुके थे। अब आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी बेटा वो 1948 में बनी थी, बट हुआ क्या? आफ्टर 1948 हमारी इकोनॉमी में बेटा बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल चेंज हुए, जिसकी वजह से हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता पड़ी, और हम लोगों ने 30 अप्रैल 1956 को एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, ये कब की? देखिए 30 अप्रैल 1956 को, और ये फर्स्ट नहीं है बेटा, ये कौन सी है? सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया? हमारी जो इंडस्ट्रीज थी बेटा उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, शेड्यूल्ड ए, शेड्यूल्ड बी और शेड्यूल्ड सी। तो शेड्यूल्ड ए में क्या था? देखिए, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, यानी वो सारी इंडस्ट्री थी जो स्टेट ने अपने पास रखी, मतलब उनको सेटअप भी स्टेट ही करेगा और उनके डेवलपमेंट का काम कौन करेगा? स्टेट करेगा। ठीक है, एक्सक्लूसिवली राइट्स किसके पास थे? स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास थे। गवर्नमेंट के अलावा इन इंडस्ट्रीज में कोई और कुछ भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा, यानी देयर वाज नो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन शेड्यूल्ड ए इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें बेटा आर्म्स, एनिमेशंस, इस तरीके की इंडस्ट्रीज आती थी, और 17 इंडस्ट्रीज इसमें एलोकेट की गई थी। क्लियर? अब बात करते हैं शेड्यूल्ड बी की। शेड्यूल्ड बी में क्या हुआ बेटा? हमने उन इंडस्ट्रीज को रखा विच इज सेटअप बाय द स्टेट, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाएगी, बट इन इंडस्ट्रीज में बेटा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। ठीक है, और इसमें जो टोटल इंडस्ट्रीज थी बेटा वो थी 12 इंडस्ट्रीज, वो थी 12 इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड सी की। शेड्यूल्ड सी में क्या हुआ था? शेड्यूल्ड ए और शेड्यूल्ड बी को छोड़कर बाकी जितनी भी इंडस्ट्री थी बेटा वो किसके लिए छोड़ दी गई थी? वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई थी। इसका मतलब शेड्यूल्ड सी में जो इंडस्ट्री जाएंगी वो सब एक्सक्लूसिवली किसके लिए थी? वो प्राइवेट सेक्टर के लिए थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर ही उसको सेटअप करे और प्राइवेट सेक्टर ही उसको डेवलप करेगा। क्लियर है? ये है बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956 के बारे में। अब यहां पर इसकी एक फीचर थी, वो फीचर थी लाइसेंसिंग की। ठीक है, इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट आल्सो एक्सपेंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सरकारी सेक्टर का रोल बढ़ा दिया था और प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया हुआ था थ्रू लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा ये लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या थी और ये कैसे काम
बात करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी था क्या बेटा? ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या किया था, अगर कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। उस परमिशन को ही लाइसेंस बोला गया है। लाइसेंस का मतलब होता है किसी काम की परमिशन, किसी काम को करने की परमिशन। लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया हुआ था, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती थी तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी। पहली चीज समझिए, अगर आपको इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है उसके लिए लाइसेंस लेना है। और दूसरी चीज समझिए, ये इससे भी अच्छी है, अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो एग्जिस्टिंग वंस का, मतलब आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, तो भी आपको लाइसेंस लेने की गवर्नमेंट से आवश्यकता होगी, क्योंकि गवर्नमेंट चेक करती है बेटा जिस गुड्स का प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हो उसकी इकोनॉमी में डिमांड भी ज्यादा है या फिर नहीं है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर आप जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले लाइसेंस ले रखा है उसके अलावा कोई दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो तो भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर एक इंडस्ट्री ये मार्कर बना रही है बेटा और वो चाहती है कि इसके साथ पेन भी बनाए, तो उस वक्त में उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक, मेन एम क्या था बेटा लाइसेंसिंग पॉलिसी का? मेन एम था कि गवर्नमेंट वांट टू रेगुलेट द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। मेन रीजन था कि प्राइवेट सेक्टर केवल लाभ के लिए काम करेगा और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी बेटा कि जो इकोनॉमिकल कंसंट्रेशन हो वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में हो। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर मेन रोल प्ले करता है तो वहां पे वो कभी भी सोशल वेलफेयर या इक्विटी के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लाइसेंसिंग पॉलिसी इंपोज की हुई थी। ठीक है, यानी पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उद्देश्य लाइसेंसिंग का ये था कि प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज को कंट्रोल रखना है। दूसरा, गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई जो बैकवर्ड रीजन है वहां पर प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करे, वहां पर वो अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दे। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रमोट भी किया था बेटा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उनको जो इंडस्ट्रियल यूनिट बैकवर्ड रीजन में एस्टेब्लिश होगी गवर्नमेंट उनको टैक्स कंसेशन देगी। टैक्स कंसेशन का मतलब उनको टैक्स कम देना पड़ेगा या फिर टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड करेगी। टैक्स हॉलिडे का मतलब कुछ साल तक आपको वहां पे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट जब लाइसेंस देगी तो आपको बैकवर्ड रीजन के लिए देगी, तो वहां पर आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। तो इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट जो है डिस्पैरिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटी जो है डिफरेंट रीजन्स के बीच उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। क्लियर है? तो ये सारी क्या थी? ये सब था बेटा लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में, राइट। अब हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे बेटा, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई बेटा, जिसका नाम था विलेजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। ठीक है, उसी को हम कार्वे कमेटी भी कहते हैं। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करें तो उससे जो है बेटा हम प्रमोट कर सकते हैं अपने रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, और ये कब रिकॉग्नाइज किया गया था बेटा? ये रिकॉग्नाइज किया गया था 1955 में। और यहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया बेटा, नाम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हमारे लिए बनी जो कि हमारे रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड बाय मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ अ यूनिट, कि भाई कितना पैसा आपने एक फर्म में इन्वेस्ट किया है असेट्स में, तो उसके बेस पर इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया है। 1950 में इट वाज 5 लाख। 1950 में कोई भी ऐसी फर्म जिसमें 5 लाख रुपए असेट्स में इन्वेस्ट किए गए हैं वो स्मॉल स्केल में आएगी, जिसकी वैल्यू बढ़कर आज के टाइम पे प्रेजेंट में हो गई है 1 करोड़। इसका मतलब कोई भी ऐसी फर्म
कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसकी असेट्स में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट हो रखा है, दैट विल कम्स अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर बेटा? अब आप समझिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए इसमें जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है बेटा, दे विल अडॉप्ट labor intensive technology, they will adopt labor intensive technology as compared to large scale industry। large scale industry में क्या होता है, उनका इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत बड़ा होता है बेटा, और वो कैपिटल इंटेंसिव को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो लोग मशीनों का प्रयोग करते हैं ज्यादा और लेबर का प्रयोग करते हैं कम। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां पर हम लोग यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑलवेज प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। क्लियर? अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बेटा, वो दूसरा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं। दूसरा बेटा नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। बट अब गवर्नमेंट को ये भी समझ में आया कि भाई अगर हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बनाए रखना है तो हमें इनको बिग फर्म से जो कंपटीशन होना है उससे उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने तुरंत पॉलिसी बनाई। पहला रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया। एक्सक्लूसिवली इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री उन गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती थी, प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया गया था। दूसरा है वेरियस कंसेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंसेशन भी दिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन दिया गया, इसके साथ साथ उनके ऊपर जो बेटा एक्साइज ड्यूटी थी उसका रेट लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तुलना में कम था। क्लियर? तीसरी इंपॉर्टेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, वो है रीजनल इक्विलिटी। ये जो है रीजनल इक्विलिटी क्रिएट करती है इकोनॉमी में। कैसे बेटा? देखिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ज्यादातर वो वहीं पर एस्टेब्लिश की जाती है जहां पर उनके लिए इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके। तो यानी ये कंडीशनल है, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री वही होंगी जहां पर उनको जो रॉ मटेरियल्स है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में उनका स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो जब स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा तो उनका रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कंडीशन बन जाती है कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री वही एस्टेब्लिश करो जहां पर आपका रॉ मटेरियल भी आसानी से अवेलेबल हो। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वी कैन एस्टेब्लिश देम इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द इकोनॉमी। हम पिछड़े क्षेत्रों में भी इनको आसानी से उत्पाद अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे बैकवर्ड रीजन में भी बेटा रोजगार के एम्प्लॉयमेंट के अवसर उत्पन्न होंगे और इट विल हेल्प टू रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन द रीजन। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में भी ये सहायता करेगी। क्लियर बेटा? तो ये सब था बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, और आज के इस क्लास में हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में पढ़ा है। ठीक, अब हमारे पास रह गया इसका एक लास्ट टॉपिक जो है फॉरेन ट्रेड। तो वो करेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।